हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी एंड बीपीएससी। मुझे आशा है कि आप सब सुखी एवं सुरक्षित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे अगले लेसन की ओर। तो आते हैं सीधा फ्रिक्शन चैप्टर पे। फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण, ठीक है। तो क्या कहते हैं? घर्षण, सीधा, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है? फ्रिक्शन वह फोर्स है जो भी दो बॉडीज के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक बॉडी ये है, ठीक है, और दूसरा बॉडी मान लो उसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये बॉडी इधर मूव करना चाहता है, ये बॉडी इधर मूव करना चाहता है, तो इधर जो कॉन्टैक्टेड सरफेस है ना, यहाँ पे क्या होगा? घर्षण होगा। और इसके चलते क्या होगा? इसके चलते अपोजिशन होगा मोशन, ठीक है, अपोजिशन होगा, अपोजिशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये अपोजिशन ऑफ मोशन का मतलब इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। क्योंकि फोर्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के हिसाब से, फर्स्ट लॉ किसी के भी हिसाब से, फोर्स तब लगता है, फोर्स इज अ कॉज दैट टेंड्स टू क्रिएट सम काइंड ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है? मोशन क्रिएट करना चाह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं फ्रिक्शन दो तरह का होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मेजरली दो तरह का होता है जो क्लासिफिकेशन, उसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन हम लोग पहले देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो जब दो बॉडी आपस में रेस्ट में है तब लगता है, ठीक है। जैसे ये, जैसा ऊपर का एग्जांपल में दी, ये रेस्ट में था और ये भी, और ये दूसरा बॉक्स है, ये बॉक्स ए, ये बॉक्स बी, ठीक है। ये एक बॉक्स ऐसे ही ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल, ये रेस्ट में है तो इसके बीच में क्या लगेगा? अभी देखो, मान लो एक फोर्स एफ दी है, ठीक है, तो इसका अपोजिट में एक फ्रिक्शन एफ एस लग जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा? एक सीमा तक लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक मैक्सिमम सीमा तक लगता है, एफ एस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगा? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगा जब बॉडी रेस्ट में था। स्टैटिक, देखो वर्ड भी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट में, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी ऑलरेडी मूवमेंट में हो, ठीक है। मान लो ये बॉडी इस सरफेस पे 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से मूव कर रहा है, पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब इस पे पक्का एक फोर्स लग रहा होगा F1 और इसके अपोज कर रहा होगा F के, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो कि बॉडी जब मूवमेंट होता है तब उसको अपोज करता है, तो क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका कर्व कैसा होता है? पहले एक मैं ऐसे करके कर्व होता है, ठीक है, F के, ठीक। यहाँ पे क्लियर हो गया? मतलब फ्रिक्शन का ओवरऑल कर्व कैसा होगा? पहले स्टैटिक लगेगा, फिर मैक्सिमम एफ एस मैक्स हो जाएगा, फिर नीचे होकर फिर क्या लगेगा? एफ के लगेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट एफ एस मैक्स, व्हाट इज दिस एफ एस, व्हाट इज दिस एफ के। समझ में आ गया? ये फ्रिक्शन है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड दिस इज टाइम, ठीक है। ये क्या है? टाइम है। तो ये हो गया तुमको दो तरह का फ्रिक्शन। अब देखते हैं और आगे। देखो एक बात समझ में आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर एक बॉडी है, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी रेस्ट में था, ओके, इस पे एक फोर्स लगा, ठीक है, और एफ एस मैक्स का वैल्यू मान लो है 12 न्यूटन, ठीक है। तो जब फोर्स होगा 1 न्यूटन तो एफ एस होगा 1 न्यूटन, तभी तो बॉडी रेस्ट में है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करने लगा, नहीं। जब इसका वैल्यू का मान लो 5 न्यूटन, इसका ही वैल्यू होगा 5 न्यूटन, इसका वैल्यू होगा मान लो 10 न्यूटन, तो इसका ही वैल्यू होगा 10 न्यूटन। देखो ये सेल्फ एडजस्टिंग है, खुद से एडजस्ट कर जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको अलग से कुछ ऐड करके एडजस्ट कराना, ये कांस्टेंट नहीं, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा ना तब तक ये वही रहेगा, लेकिन जैसे 12 से मान लो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मान लो 12.4 न्यूटन, ठीक है, तो एफ एस मैक्स जो है 12 न्यूटन का लगेगा। और बाकी देखो अब क्या हो गया, अब एक फोर्स की एसिमेट्री क्रिएट हो गई, तो नेट फोर्स क्या आ गया? 12.4 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन, तो ये क्या मिल जाएगा? वो 0.4 न्यूटन। तो मान लो इसका मास m इक्वल्स टू 0.1 kg है, ठीक है। तो F क्या हो जाता है? ma के बराबर हो जाता है, तो 0.4, m क्या है? 0.1 गुना एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0.4, इससे 4 बार में कट जाएगा, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी मूव करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है, लेकिन फिर और भी बातें हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा उससे कम होता है तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड मूव करेगा ये। आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया?
अच्छा, इस एफ एस मैक्स को हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बढ़ते जल्दी जल्दी, क्योंकि नंबर सिलेबस है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो बता ही दिया, फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देख ही लिया हमने। यहाँ पे देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लेस होता है डायनामिक फ्रिक्शन से, ऑब्वियसली होता है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन ये है, इससे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है, तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस है? ऑब्वियसली लेस है। ठीक है, एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्स। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या, देखो सेल्फ एडजस्टिंग है, नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, सेल्फ एडजस्टमेंट हो नहीं रहा, एक बार जब ये पार कर गया तो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एफ के लगेगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द बॉडीज प्रोवाइडेड दैट स्पीड इज स्मॉल। ये स्मॉल स्पीड पे बात कर रहा हूँ, लाइट की स्पीड पे बात करो तो फिर इक्वेशन बदल जाएगा, छोटा मोटा स्पीड पे बात करें। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, कैसा कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। मान लो एक सरफेस है हाईली पॉलिश्ड, ठीक है, और दूसरा सरफेस क्या है, रफ। तो आपको पता है कि रफ में ज्यादा फ्रिक्शन लगता है और पॉलिश में कम फ्रिक्शन लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि क्या हो, ग्रीस वगैरह मान लीजिए इसके ऊपर डाल देते हैं, जब ग्रीस इसके होल्स में जाके बैठ जाता है, अनइवन सरफेस को क्या करता है, इवन बना देता है ग्रीस वगैरह। ठीक है, लुब्रिकेट्स किसी भी तरह का, तो अभी क्या हो गया, ओवरऑल एक इवन सरफेस बन गया, तो इसका फ्रिक्शन घट जाता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ड्यू टू रफनेस फ्रिक्शन इंक्रीजेस, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट। जितना भी एरिया ऑफ कांटेक्ट है उससे फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चाहिए इसमें भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा सेम कंडीशंस में जितना कि इसमें लग रहा है। ठीक है, मान लो ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, तो इतना एरिया भी कांटेक्ट में है, और इसमें बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, तो इसमें मात्र इतना एरिया कांटेक्ट में, दोनों फ्रिक्शन सेम ही लगेगा जब तक कांटेक्ट और रिलेटिव मोशन हो रहा है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। फिर और फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो फ्रिक्शनल किसी के तो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे हम नया एक टर्म, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब होता क्या है देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, ये इस एम मास है मान लेते हैं, तो इस पे ग्रेविटी की तरफ एक लगेगा, अपनी तरफ अर्थ खींचेगा mg से, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं देखते कि मास सीधा अर्थ में धंस गया, क्योंकि फोर्स तो धंसना चाहिए था इसको, लेकिन धंसेगा नहीं, मतलब कोई अपोजिंग फोर्स होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, m ये हमेशा mg के बराबर होता है नॉर्मल केसेस में, मतलब कि ये जो है एक इक्वलाइजिंग फोर्स है। ठीक है, इक्वलाइजिंग फोर्स है किस डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, x ये होता है, y ये होता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ नीचे mg लग रहा है, mg के अलावा हमने एक्सेलरेशन a डैश दे दिया, तो ma डैश हो जाएगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस ma डैश के बराबर हो जाएगा, पर a डैश जब जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू mg। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो f इक्वल्स टू म्यू इनटू mg। ठीक है, तो म्यू क्या हो जाएगा, f बाई n। ठीक है, यही होता है म्यू, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये दो तरह का हो सकता है, स्टैटिक और डायनामिक या काइनेटिक। जब इसका म्यू एस क्या आ जाएगा, एफ एस बाई एन, म्यू के क्या आ जाएगा, एफ के बाई एन। समझ में आएगा, बहुत सिंपल है ये रोलिंग फ्रिक्शन एक होता है, एक टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। जब दो बॉडी रोल कर रहा होता है या एक बॉडी रोल कर रहा होता है सरफेस के ऊपर, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक बॉडी है, ठीक है, वो रोल कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा F, क्योंकि बॉडी ऐसे रोल कर रहा है, तो उसको अपोजिंग फोर्स तो आना ही आना है। ठीक है, तो F लग रहा है रोलिंग फ्रिक्शन में, और ये हम लोग को पता होना चाहिए कि रोलिंग फ्रिक्शन FR, रोलिंग इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, देन FK, ओके, उसका आते हैं खटाखट सेंट्रीपिटल फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लेते हैं हम इसको। अब देखो, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये कैसे मोशन कर रही है, ऐसे मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स आएगा, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लो ऐसे मूवमेंट कर रहे थे, कैसे आएगा फोर्स। ठीक है, अब इस फोर्स को हमें दो कंपोनेंट में तोड़ना है, समझ रहे हो बात को, इसको थोड़ा सा और हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बॉडी मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे है बॉडी, ठीक है, सेंटर ये है, इसको इसका मूवमेंट एक तो ऐसे हम मान सकते हैं, इस डायरेक्शन में एक्सिस हम ऐसे चूज करते हैं। ठीक है, और इस पे रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, तो ये क्या हो गया, ये टेंजेंशियल एक्सिस हो गया, टेंजेंट के अलाउंग, और ये किसके अलाउंग हो गया, नॉर्मल के अलाउंग हो गया। ठीक है,
देखो इसके पास एक मान लो फोर्स एक्सेलरेशन ऐसे है, हमने कल देखा था कि एक्सेलरेशन क्यों इस डायरेक्शन में आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन है, उस पर क्लिक करें और जाके बेसिक्स ऑफ मोशन चैप्टर को देखिए, जहां हमने रोटेशन सर्कुलेटरी मोशन समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक mv²/r फोर्स क्रिएट होगा, या इसको भी यहाँ पे एक फोर्स है मान लेते f, मतलब इसका प्रोपोर्शनल एक एक्सेलरेशन भी होगा फॉर m मास। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू m है, ठीक है। अब इस फोर्स, ये देखो ये फोर्स कितना अनबैलेंस्ड है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो इसको बैलेंस तो करना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक फोर्स ये क्या क्रिएट करता है, एक अंदर की तरफ पुश पुल क्रिएट करता है, ठीक है। इसको इसी पुल को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इमेजिनरी फोर्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये इमेजिनरी होता है या स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटीन्यूअसली नेचुरली एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ, ठीक है। तो ये फोर्स जो है नेचुरली एक्ट कर रहा है इधर, ये सेंटर है, समझ सी। द बॉडी इज m मूविंग विद सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है। मान लेते हैं कि ये रेडियस जो है वो r है, बॉडी का मास m है, वेलोसिटी मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, v है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ए, और ए हमें पता है कि v²/r आता है, ठीक है। फोर्स ऑब्वियसली में क्या मिल गया, mv²/r। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये कैपिटल R दिया हुआ है, तो कैपिटल R, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। The external force required to maintain the circular motion is called centripetal force, ठीक है। यही एक्सटर्नल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन को मेंटेन कराने के लिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, mv²/r। ओके, एग्जांपल देखते हैं इसका। If a stone is attached to a string and whirled in a circular path, the required centripetal force is supplied by the tension in the string। बहुत सिंपल है, एक स्ट्रिंग में हमने एक स्टोन बांध दिया और इसको जो है सर्कुलर पाथ में नचाने लगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऐसे भागेगा और एक टेंशन ऐसे लग जाएगा, तो ये टी क्या हो जाता है यहाँ पे, टी प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द रिक्वायर्ड ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। साइक्लिस्ट negotiating a curved path bends towards the center of the path so that horizontal component of normal reaction of the cyclist by the ground should supply the required centripetal force। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये लगे। मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ओके, तो सर्कुलर पाथ ऐसे होगा। अब होता है कि अब इस पे एक साइक्लिस्ट चल रहा है, ठीक है, साइकिल को चला रहा है। ओके, अब होगा क्या, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, तो उसके कारण क्या होगा कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, जो रोटेशनल रेवोल्यूशन पाथ के अराउंड रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो अब इसका दो पाथ, इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है देखा जाए, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, यही लग रहा है। बाकी ये वो फोर्स है छोटा मोटा पैडलिंग का फोर्स, उसको इग्नोर कर देते हैं। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो जो हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, देखो इसको एक्स वाई जेड अगर मान लें, एक्स वाई जेड, तो हमको किस डायरेक्शन में चाहिए, -x डायरेक्शन में जो चाहिए वो फोर्स तो अनबैलेंस यही तो होगा ना आपका। इस पॉइंट पे, पॉइंट ए है अगर ये, तो पॉइंट ए पे इसका क्या होगा, यहाँ पे हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, तो अब ये तो हमको मिलेगा नहीं। तो साइक्लिस्ट क्या करता है, साइक्लिस्ट हल्का सा बेंड कर जाता है। अब बेंड करने से क्या हुआ, बेंड करने से हुआ ये कि mg तो ऐसे ही लगेगा, बट नॉर्मल जो है अब एक एंगल पे लगेगा, ठीक है। यही होता है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, जो मैंने सॉलिड एंगल आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसे समझने की कोशिश वहां से करें, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नॉर्मल का डायरेक्शन था n, और ये n डैश हो गया, तो ये कुछ एंगल से थीटा पे है, तो n क्या हो जाएगा, n डैश का कॉस कंपोनेंट, और एक n डैश का साइन कंपोनेंट भी ब्रेक कर जाएगा, n डैश साइन थीटा, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके अलावा ड्यू टू दिस रीजन द आउटर एज ऑफ कर्व रोड इज रेज्ड, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। समझे क्या होता है, अगर हम क्रॉस सेक्शन यहाँ से ले तो रोड हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है, दिस इज अ सरफेस। अब होगा क्या, जब भी एक साइकिलिस्ट यहाँ से जब भी एक साइकिलिस्ट का साइकिल यहाँ पे चक्का आएगा, यहाँ पे वेट ये चक्का हो गया, ये आदमी, ये इसके हैंडल हो गया, ये उस पर आदमी बैठा हुआ हो गया, दो खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका दूसरा चक्का पीछे में हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक आदमी इस पे साइकिल चला रहा होगा इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक बेंड हो गया। देखो mg तो ऐसे लग रहा है,
नॉर्मल क्या होगा, सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो सरफेस से 90 डिग्री, तो ये बन रहा है नॉर्मल, ठीक है। और मान लो ये जो है थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, तो ये भी क्या होगा, थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, समझ गए। तो इस डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, एन कॉस एन साइन, और यही क्या क्या हो जाएगा, एफ सेंट्रीपिटल। समझ में आ गया क्या, ये पूरा कंसेप्ट। तो क्या हुआ, ये टेढ़ा कर दिया रोड को, इसी को क्या कहते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। रोड को टेढ़ा कर दिया, हल्का सा स्लैंट बना दिया, क्या हम लोग का है, बैंकिंग ऑफ रोड। चलो उसके बाद चलते हैं सीधा जल्दी जल्दी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले ही बता चुके, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोग को पता होता है कि कुछ हम लोग को फोर्स कंसीडर करना चाहता है पड़ता है, जो कि एक्चुअली होता नहीं है, तो लेकिन ओवरऑल बैलेंसिंग करने के लिए सिस्टम को काम आता है, उसको स्यूडो फोर्स कहते हैं या फिर इनर्शियल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स एंड इज रिक्वायर्ड टू अपोजिट एंड इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो समझ में आ ही गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं एग्जांपल। क्रीम सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्रीम सेपरेटर होगा या सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होगा, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज अ रिएक्शन टू सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज़ फोर्सेस इन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। समझिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है, इट इज नॉट रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, व्हाई, बिकॉज action reaction forces works on different bodies, ठीक है। एग्जाम्पल, box is kept here, mg acting on box and normal acting on ground, okay, ठीक है। तो normal is acting on what, it is acting on ground slash earth, okay, slash surface anywhere, ठीक है। और mg किस पे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट बॉडी पे कर रहा है। देखो दो अलग अलग चीजों पे हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, n इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या है, मान लो ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसी बॉडी को इसको अपोज करने के लिए एफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। देखो ये इसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए ये रेलेवेंट है कहना कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये दो अलग अलग फोर्स, और इसीलिए इसको स्यूडो फोर्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। स्यूडो फोर्स की कैटेगरी में से रखा गया, क्लियर है। आगे आ जाओ, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये एक टर्म हम लोग समझेंगे। The rotational effect of a force on a body about an axis of rotation is described in terms of moment of force. Moment of force about an axis is rotation measured as the product of magnitude of force and perpendicular distance of the force from that arm. उसमें होता है मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। क्या होता है टॉर्क, ये पॉइंट एक ये बॉडी है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो किसके अबाउट रोटेट करेगा, इसी पॉइंट हिंज एच के अबाउट रोटेट करेगा। यहाँ से वो डिस्टेंस ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो डॉट टाउ हो जाएगा क्या, आर इंटू एफ, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन आर एंड एफ। यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा हो, मान लो एक ऐसा बॉडी होता है, ठीक है, यहाँ पे हिंजिंग होता है, ठीक है, एच, तो क्या फोर्स ऐसे लग रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ जोड़ देते, ये आर मिल गया हमको, यहाँ से यहाँ तक आर मिल गया, ठीक है, एफ मिल गया, एंगल थीटा है, तो टॉर्क क्या रहता है, आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, तो सही आंसर, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स समझ में आ गया। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है भाई, देखना जरा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन बॉडी, वाया विच, जिसके जरिए क्या होता है, एंटायर मास, सॉरी एंटायर वेट, ठीक है, जिसके जरिए क्या होता है, एंटायर वेट, भार जिसको कहते हैं, ऑफ दैट बॉडी इज टेकन टू बी एक्टिंग। देखो होता नहीं है असल में ऐसा कुछ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सब ओरिजिनल, हम लोग अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ये सब चीज रखते हैं, ठीक है। जैसे ये मास m है, तो ऐसा थोड़े ना है कि एक पॉइंट पे m कंसंट्रेटेड है, बाकी सब कुछ नहीं, हर जगह मास है, तो हर जगह से मान लो यहाँ पे इसका 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 अच्छा 5 पार्ट में इसको बांट दिया, ठीक है। m मास को m1 m2 m3 m4 m5, ठीक है। तो इसका m1 g हो जाएगा, इसका m2 g हो जाएगा, ऐसे करके पूरा m5 g तक आ जाएगा, और टोटल जोड़ के क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 इंटू जी
इसका मतलब क्या हो जाएगा mg, ठीक है। तो हम लोग को एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से mg एक्ट कर रहा हो, हम लोग मान लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे बॉक्स में उसका डायगोनल का मीटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में, यहाँ से हम लोग बोलते हैं mg, तो ये पॉइंट क्या कहला गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, cg। ओके, यही है इसमें। The weight of the body acts to center in downward direction, hence body can be brought to equilibrium by applying force to its weight in vertically opposite direction through center of gravity। हो गया, बोल रहा भाई कि वेट चूंकि वहां से एक्ट करता है तो इसके इक्विलिब्रियम में लाना है, तो एक काउंटर फोर्स इसी से पास करते हुए लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे बॉडी, और स्टेट ऑफ मोशन में तो स्टेट ऑफ मोशन में रहे। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब एफ नेट जीरो हो गया, मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद if the body is in equilibrium, it will either be in rest or uniform motion. If it is rest, then equilibrium is called static, otherwise dynamic. Obviously, rest equilibrium होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, static equilibrium। रेस्ट का मोशन इक्विलिब्रियम होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ध्यान रख, क्लियर है एकदम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर दो टाइप का होता है, आई मीन 3 टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल देख लें, ये तीनों ही देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अगर मान लो एक बॉल है, वो यहाँ पे है, ठीक है, तो बॉल को अगर इधर पुश करेंगे तो ऊपर जाकर वापस यही पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा फिर लौट के यहीं आ जाएगा। इधर भी पुश करेंगे तो वही बात रहेगा, ऐसे जाएगा फिर लौट के यहीं आ जाएगा। मतलब किधर भी पुश करेंगे ये लौट के अपने पुराने पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। व्हेन बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट, इट इज कॉल्ड व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल है ये, मान लो यहाँ पे है बॉल, ठीक है, इसको इधर पुश करेंगे तो इधर ये चल देगा, अगर इधर पुश करेंगे तो इधर ये चल देगा, बस अब ही रुका हुआ है, ठीक है। व्हेन ए बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लो यहाँ पे है बॉडी, ठीक है, इसको इधर भेजे तो थोड़ा सा यहाँ जाके यहाँ हो गया, इसको इधर भेजे यहाँ हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट की है, इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाने के लिए। ये क्या हो रहा है, ओरिजिनल वांट्स टू रिटर्न टू ओरिजिनल, ठीक है। इसका क्या चल रहा है, डू नॉट वांट टू रिटर्न टू ओरिजिनल पॉइंट, और यहाँ नो टेंडेंसी शोन आइदर टू रिटर्न और डू नॉट रिटर्न, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है इसको। लगाओगे फोर्स वापस चला जाएगा, नहीं लगाओगे नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ क्या है कि इसमें कोई टेंडेंसी नहीं दिखाता, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल। समझ में आ गया। तो कंडीशन क्या क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के से एक मिनिमम हाइट पे होना चाहिए। कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए, एट ए मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और दूसरा, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सीजी ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू बेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। वर्टिकल लाइन पासिंग वाया सीजी शुड पास वाया बेस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल देखो, ये केस था ना, देखो सीजी यहाँ होगा, इसका सीजी तो मिल गया हमको, सीजी मिल गया, ठीक है। कि मिनिमम कुछ हाइट होगा, ये हाइट हम लोग कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। तो हाइट ऑफ सीजी, ठीक है, ये हमको मिल गया एच, ओके। ये किसके बराबर होगा, यहाँ रेडियस के बराबर होगा। अब देखो जो वर्टिकल लाइन है ये क्या हो जाएगा, ये इस बॉडी विच इज पासिंग थ्रू सीजी शुड पास द बेस ऑफ द बॉडी, ये बेस है बॉडी का, जिससे पास भी कर रहा है ये वर्टिकल लाइन ऑफ सीजी, ठीक है। इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे मान लो वो घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया। अब देखो सीजी यहाँ है, ठीक है, इस पे जो एक फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे देख लो, ये लग ठीक है, ऐसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक डोमिनेंट फोर्स यहाँ होगा, ये देखो mg तो ऐसे लग रहा है, एक तो mg इसके बेस से पास नहीं कर रहे, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सीजी, या फिर इसको उल्टा दिखाते हैं, ठीक है, ये देखो mg है ना,
ये इसके बेस से पास कर रहा है ना, पर यहाँ देखो बेस से पास नहीं कर रहा है, तो इसके बेस से पास करने का मतलब क्या हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया सी जी के जो मिनिमम हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक मान लो थीटा है ये, तो एम जी कॉस और यहाँ पे एम जी साइन हो जाएगा, ठीक है, और यही इसका ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, और ये इसको क्या देगा, ये इसको एक्सीलरेशन दे देगा, क्यों, क्योंकि F इक्वल टू होता है क्या, m में। और इसी के साथ फ्रिक्शन टॉपिक समाप्त होता है, एंड वी बाय दिस वी एंड द फ्रिक्शन टॉपिक। मुझे आशा है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे एक लाइक दें और शेयर करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। मन लगाकर पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।